अभी हम लोग जो भी पढ़े वो कार्बन का जो बेसिक था उसको क्लियर करेंगे, ठीक है। अब कार्बन के बेसिक के बाद में जो चीज इंपॉर्टेंट है वो है उसका केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ने से पहले थोड़ा सा एकदम बेसिक का ही थोड़ा कंटिन्यू कर रहे हैं, बस वो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट खत्म कर रहे हैं। हाइड्रोकार्बन बेसिकली होता क्या है पहले वो भी क्लियर कर लो। हाइड्रोकार्बन का मतलब है कॉम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, जहां पर हाइड्रोजन और कार्बन दोनों को मिला करके जो भी कंपाउंड बना होगा तो आप उसको समझ लेना कि वो क्या है, हाइड्रोकार्बन। अब इसको समझते हैं हाइड्रोकार्बन का फॉर्म क्या क्या है। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन होता कितने तरीके का है, तो हाइड्रोकार्बन होता है दोनों दो तरीके का। एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्लियर। सैचुरेटेड का मतलब सिंपल होता है सिंगल बॉन्ड इन बिटवीन कार्बन और हाइड्रोजन। लेकिन वहीं पर अनसैचुरेटेड का दो मतलब होता है, या तो डबल बॉन्ड इन बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, या डबल बॉन्ड इन बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, और ट्रिपल का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड, या फिर डबल और ट्रिपल दोनों होते हैं इसमें, डबल और ट्रिपल बॉन्ड तो दोनों को मिला करके डबल बॉन्ड से बने हुए, डबल बॉन्ड यानी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड जो होगा वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, और ट्रिपल बॉन्ड जो होगा हाइड्रोकार्बन का वो भी अनसैचुरेटेड कहलाता है। सिंगल बॉन्ड जो भी होगा कार्बन और कार्बन के बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच में जो भी सिंगल होगा वो क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड। अब थोड़ा सा क्लियर कर लो, इससे पहले कि सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड की बात को समझे। सैचुरेटेड में हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े हैं कि इट इज मेड अप ऑफ सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है कि उसको आराम से तोड़ा जा सकता है, सिंगल बॉन्ड को आराम से तोड़ा जा सकता है। तो एक बात सोचो, अगर कोई भी कंपाउंड, कोई भी फॉसिल फ्यूल अगर सिंगल बॉन्ड से बना होगा तो उसको जैसे ही कंबस्ट करना चाहोगे, जैसे ही ब्रेक डाउन करना चाहोगे, होगा क्या, ब्रेक डाउन आराम से पॉसिबल होगा। लेकिन वही चीज अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो वहां पर पॉसिबल नहीं होगा। अभी ये समझ नहीं आ रहा था, मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूं। सिंगल बॉन्ड कंपाउंड का एक सिंपल एग्जांपल है मीथेन, या फिर इथेन, ऐसा कुछ। और डबल बॉन्ड का जो एक कंपाउंड होता है उसका नाम है पॉलीथीन, ठीक है। अब आप सोचो, अब मैं एक सिंपल बात बोल रहा हूँ, मीथेन आपके घर में नेचुरल गैस में मिलता है। एलपीजी जो यूज करते हो ना गैस, उस गैस में नेचुरली मिलता है मीथेन और इथेन। तो आप उसको जब भी जलाते हो तो कहीं घर में पूरा धुआं हो जाता है क्या, पॉसिबल ही नहीं है, साफ फ्यूल माना जाता है। ऐसा नहीं है कि पॉल्यूशन होता नहीं है, होता है लेकिन बहुत कम, ठीक है, रिलेटिवली बहुत कम। जबकि उसी की जगह अगर पॉलीथीन जले तो पॉलीथीन जलता है तो बहुत सारा धुआं होता है, और ढेर सारा जो धुआं होता है वो कहीं ना कहीं फर्क करता है। इसीलिए मैं बता रहा हूं, आपसे जब पूछा जाए कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में क्लीन फ्यूल कौन है, तो आप बोल सकते हो कि सैचुरेटेड क्लीन फ्यूल है, साफ सुथरा मतलब धुआं जो निकलता है। और हाँ, एक और बात, इसमें जो धुएं का कलर होता है दैट इज येलो इन कलर, ठीक है, येलो और यू कैन से रेडिश इन कलर, ठीक है, या ब्लूइश भी कह सकते हो। इसमें ब्लू कलर निकलता है, मोस्टली ब्लू फ्लेम निकलता है, और इसमें नियरली निकलता है रेड, ठीक है, रेड, येलो या फिर ब्राउन कह सकते हो, ठीक है। ऐसा कुछ कलर का निकलेगा जो ज्यादा, मतलब इवन ब्लैक भी कई बार निकलता है, इस तरीके का स्मोक निकलता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड को समझने के लिए इसके लिए एक जनरल फार्मूला दिया गया है, जनरल फार्मूला टू आइडेंटिफाई, कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो उसके लिए जनरल फार्मूला क्या है इसका, ये है CnH2n+2। और अगर मैं अनसैचुरेटेड की बात करूं तो डबल के लिए यानी इसके लिए दूसरा फार्मूला क्या है, CnH2n, और इसके लिए है CnH2n-2। कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड इन जनरल जो नेमिंग होती है वो क्या होती है, n=1 पे हम लोग क्या बोल देते हैं, वो क्या है, मेथ। n=2 पे क्या बोल देते हैं, एथ। n=3 पे क्या बोल देते हैं, प्रोप। देखो ये जो वीडियो है, ये जो क्लास अभी लेक्चर चल रहा है, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए। रिवीजन वाले वीडियो में इतना थोड़ा सा भी जल्दी चलना पड़ेगा। जैसे ही अगर ये फुल फ्लेज वीडियो देखना है तो उसके लिए हम लोग अलग से एक बार प्रिपेयर कर लेंगे, उसको फिर अलग से बना लेंगे, ठीक है। वो ऑलरेडी एक जगह बनाया हुआ भी है, तो फिर उसको चाहो तो वहां से देख सकते हो, वो फुल फ्लेज है, अलग अलग करके बनाया हुआ है। पर इसमें एक रिवीजन वाला वीडियो तो थोड़ा सा फास्ट चल रहा है। n=4 पे क्या कह देते हैं इसको, ब्यूटेन या ब्यूट कह देते हैं, ठीक है।
सिमिलरली n इज इक्वल टू 5 पे पेंट, n इज इक्वल टू 6 पे हेक्स, n इज इक्वल टू 7 पे हेप्ट, n इज इक्वल टू 8 पे ऑक्ट, और ऐसे ही करके n इज इक्वल टू 9 पे नॉन, n इज इक्वल टू 10 पे टेक। ठीक है, अब इस तरीके से किसी के लिए भी आप बोल सकते हो। सैचुरेटेड जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं उसको हम लोग कहते हैं एल्केन, एल्केन। और अनसैचुरेटेड जो होते हैं, जैसे इसको हम लोग कहते हैं एल्कीन, क्या कहते हैं एल्कीन, और इसको क्या कहते हैं एल्काइन, क्या कहते हैं एल्काइन। तो ये थोड़ा सा बात याद रखना है। अब मान लो n इज इक्वल टू 1 है, n इज इक्वल टू 1 पे अगर मेरे से पूछेगा तो मैं क्या बोलूंगा मेथ, और यहाँ लास्ट का 3 वर्ड n, मीथेन हो गया। n इज अब यही n इज इक्वल टू 2 पे पूछेगा, n इज इक्वल टू वैल्यू 2 पे पूछेगा, तो देख रहे हैं एथ है तो एथ और ये लास्ट में n लग जाएगा अगर मुझे सैचुरेटेड बनाना हो। अगर अनसैचुरेटेड बनाना हुआ तो वैसे ही करेंगे, बस वहां लास्ट में इन लगा देंगे। ध्यान रखने वाली बात क्या है, ध्यान रखने वाली बात ये है कि n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल होता है एल्केन के केस में। इसके अलावा ये अल्कीन में पॉसिबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि अल्कीन में दिक्कत, अल्कीन और अल्काइन में दिक्कत क्या है कि इसमें कम से कम भी अगर कुछ चाहिए, कम से कम भी अगर कुछ चाहिए तो आपको 2 कार्बन कम से कम चाहिए, और 2 कार्बन मिनिमम अगर कहीं पर होगा तो उसको क्या बोलते हो आप, एथ बोलते हो। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर इसको ध्यान में रखो। एक बार इसको जल्दी से नोट डाउन करो ताकि फिर एक बार मतलब हम लोग जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, जो आज का मेजर टॉपिक है, उसको हम लोग कवर अप कर सकें। ठीक है, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो अभी तक का जो भी था, जो बेसिक वाला पोर्शन था वो खत्म हो गया है। अब बेसिक के अलावा जो 4 से 5 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टीज के, उसको जल्दी से खत्म कर लेते हैं ताकि ये वीडियो ज्यादा लंबा न हो जाए और इसको काम हो जाए। ठीक है, वी हैव टू बी मोर प्रोडक्टिव, तो इसके लिए जल्दी से खत्म करते हैं। सो टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बनिक कंपाउंड, कार्बनिक कंपाउंड, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बनिक कंपाउंड। अब एक बात सोचो, इसमें जो नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज पढ़ने और समझने हैं वो पहले क्लियर कर देता हूं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है दैट इज एडिशन, दूसरा है ऑक्सीडेशन, तीसरा है सब्स्टिट्यूशन, और चौथा है ऑक्सीडेशन, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन एंड एक और रिएक्शन है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, एस्टेरिफिकेशन, एस्टेरिफिकेशन। ठीक है, एस्टेरिफिकेशन भी बोल सकते हो, इसको एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, और इसको बोलते हैं सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। मैं एक रिएक्शन शायद भूल रहा हूँ, ओके ठीक है, देखते हैं धीरे धीरे इसमें याद आ जाएगा। बट और भी है बहुत सारे, बट ये जो 4 है वो काफी इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई इसको बार बार क्लियर करना है। एडिशन रिएक्शन से पहले मैं चाहूंगा कि एक बार ऑक्सीडेशन पहले क्लियर कर दो। एस्टेरिफिकेशन इज आल्सो इंपॉर्टेंट, बट फर्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन को समझना क्यों मैं बोल रहा हूँ जरूरी है, बिकॉज ये इतनी बार रिपीटेडली एग्जाम में आ चुका है कि मतलब उसको छोड़ा नहीं जा सकता। ऑक्सीडेशन के लिए, ऑक्सीडेशन का मतलब समझना, एक्स नंबर ऑफ कंपाउंड में कैसे भी करके आप उसमें ऑक्सीजन ऐड करवा दो। ठीक है, अच्छा हाँ मैं भूला जो था वो याद आ गया मुझे, दैट इज कंबशन, दैट इज कंबशन। ठीक है, कंबशन रिएक्शन। तो फिलहाल तो अभी पहले इसको समझ लेते हैं कि कोई भी कंपाउंड में क्या ऐसा काम करो कि वो कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो जाए। ठीक है, कोई भी कंपाउंड अगर आपके पास एक्स नंबर ऑफ कंपाउंड है, आप उसमें क्या ऐसा करो कि वो ऑक्सीडाइज हो जाए। तो ये ऑक्सीडेशन कैसे करोगे उसको पहले समझो। ऑक्सीडेशन करने के लिए आपको 2 चीजें याद रखनी पड़ेगी, इन दोनों में से कोई एक भी याद रख लोगे काम हो जाएगा। एक तो आपको याद रखना है एल्कलाइन KMnO4, या फिर और आप दूसरा याद रख सकते हो एसिडिफाइड, दूसरा क्या याद रख सकते हो एसिडिफाइड K2Cr2O7, K2Cr2O7। KMnO4 को हम लोग बोलते हैं पोटेशियम, पर मैंगनीज, पोटेशियम पर मैंगनीज। KMnO4 को हम लोग बोलते हैं पोटेशियम पर मैंगनीज। KMnO4 को हम लोग बोलते हैं पोटेशियम पर मैंगनीज। KMnO4 को हम लोग बोलते हैं पोटेशियम पर मैंगनीज। KMnO4 को हम लोग बोलते हैं पोटेशियम पर मैंगनीज। KMnO4 को हम लोग बोलते हैं पोटेशियम पर मैंगनीज। KMnO4 को हम लोग बोलते हैं पोटेशियम पर मैंगनीज। KMnO4 को हम लोग बोलते हैं पोटेशियम पर मैंगनीज। KMnO4 को हम लोग बोलते हैं पोटेशियम पर मैंगनीज। KMnO4 को हम लोग बोलते हैं पोटेशियम पर मैंगनीज। KMnO4 को हम लोग बोलते हैं पोटेशियम पर मैंगनीज। KMnO4 को हम लोग बोलते हैं पोटेशियम पर मैंगनीज। KMnO4 को हम लोग बोलते हैं पोटेशियम पर मैंगनीज। KMnO4 को हम लोग बोलते हैं पोटेशियम पर मैंगनीज। KMnO4 को हम लोग बोलते हैं पोटेशियम पर
मैंगनेट, पोटेशियम पर मैंगनेट, और K2Cr2 को बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब इसमें देखो अच्छी बात क्या है, जब कभी भी ऑक्सीडेशन आपसे पूछे तो ऑक्सीडेशन को आप डील करते हुए कह सकते हो कि अगर मेरे पास में कोई भी एल्कोहलिक कंपाउंड आया, कोई भी एल्कोहल आया, एल्कोहल अगर आता है, R इज फॉर अल्काइल ग्रुप और OH एल्कोहल, ठीक है, कोई भी अल्काइल ग्रुप आप उठा के रख लो, उसके साथ में OH है, इसको अगर आप अल्कलाइन KMnO4 या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7, इन दोनों में से कुछ भी अगर आप इसमें डाल देते हो तो फिर जो कंपाउंड बनेगा उसमें एक ऑक्सीजन इसके तरफ से ऐड हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा 2 ऑक्सीजन। देखो ध्यान से समझो, बेसिकली हुआ क्या पूरे रिएक्शन में, यहां पर OH था, यहां पर डबल OH है, यही है ऑक्सीडेशन, ठीक है। और इस ऑक्सीडेशन में ये जो पार्ट कर रहा है, ये जो पार्ट प्ले कर रहा है, वो पार्ट है यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। क्या पार्ट प्ले कर रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। बस यही बात याद रखना है, ऑक्सीडेशन के टाइम में यही याद रखना है। तो अभी कभी भी आपको कोई बोले कि एल्कोहल आपको दे दे और उसको बोले कि यार एल्कोहल को बना दो कार्बोक्सिलिक कंपाउंड, एल्कोहल को क्या बना दो? कार्बोक्सिलिक एसिड बना दो, तो आप अपने तरफ से बोलना कि उसको दोनों में से कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में रिएक्ट करवा दो, आंसर आ जाएगा। एग्जांपल के लिए जल्दी से लिख लो, C2H5OH, ये हो गया क्या? इथेनॉल। कार्बन 2 है तो इथेनॉल हो गया। इथेनॉल को जब मैं एल्कलाइन KMnO4 दे रहा हूं तो बनेगा क्या? बनेगा C2H5OH और इसका नाम हो जाएगा इथेनॉइक एसिड। जब इसको नोट डाउन करो ताकि फिर इसके आगे के रिएक्शन समझ पाए। ठीक है, अब इसके बाद में जो छोटे छोटे रिएक्शन है उसको भी क्लियर कर लेते हैं। अब आते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम कंबशन से शुरू करते हैं और उसको फिर धीरे धीरे करके खत्म करते हैं। तो सबसे पहले कंबशन की बात। कंबशन का सीधा मतलब यही होता है कि अगर कोई भी हाइड्रोकार्बन या कार्बन को अगर आपने ऑक्सीडाइज कर दिया, अगर आपने उसको क्या दे दिया? ऑक्सीजन दे दिया, तो हमेशा एक ही कंपाउंड बनेगा। मतलब अगर कभी भी आपको कंपाउंड ऐसा मिल जाए कि आपको एक तरफ में मतलब हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है और ऑक्सीजन दे दिया साथ साथ में, तो इसमें कुछ मत करना, सिर्फ एक ही बात लिख देना और वो है CO2 प्लस H2O प्लस हीट प्लस एनर्जी। हो गया, कुछ नहीं एक्स्ट्रा लिखना, हर बार में ये लिखना। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, कार्बन अभी रुक जाओ। एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने आपको बोला कि मीथेन है, इसके साथ में ऑक्सीजन दे रहा हूं, कोई बात नहीं सर, होगा ये जो इधर दिया हो। अगर मान लो बोल दिया मैंने इथीन है, उसको आप ऑक्सीजन दे रहे हो, आप बोलना कोई बात नहीं सर, बनेगा ये, हमेशा बनेगा सेम। मतलब आपको ध्यान रखना ये है कि जब आप कंबशन करोगे किसी का, तो आप कंबशन के टाइम में ये दो चीजें कंफर्म निकलेगी, हीट और एनर्जी। एनर्जी क्या है यहाँ पर? एनर्जी का फॉर्म है यहाँ पर लाइट। अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचो। जब कभी भी मीथेन यानी कि नेचुरल गैस जब जलाते हो तो उसमें क्या आता है हमारे पास में? लाइट आती है, हीट आता है, दोनों आता है। और उसके साथ साथ में ये दो चीजें जो होती हैं, चूंकि हीट निकल रहा है ना, गर्म है ना, तो जो मतलब वाटर है वो भाप के उड़ जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड एयर में चला जा रहा है, तो वो दोनों सेपरेट हो जा रहा है। बाकी चीजें आपको विजिबिलिटी में दिख रही है। तो ये बात याद रखना कि कंबशन कभी भी पूछे तो सिर्फ उसको ऑक्सीजन दे दो, काम हो जाएगा। ठीक है, मैं एक चीज रिकमेंड जरूर करूंगा कि इसके बाद में एक बार जब ये पूरा बता दिया जाए, शांति से बैठ करके ये वीडियो कम से कम 2 बार देख लेना। कुछ भी ऐसा नहीं होगा केमिकल प्रॉपर्टीज में जो आपसे पूछेगा और आपसे नहीं बनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं इसमें छूटेगा। ठीक है, सो कंबशन डन हो गया है, ऑक्सीडेशन डन हो गया है। अब आते हैं एडिशन रिएक्शन पे। एडिशन रिएक्शन की जल्दी से इसको नोट डाउन करो पहले। सो एडिशन रिएक्शन पे आते हैं। एडिशन रिएक्शन को समझने के लिए इसको हटा रहा हूं। एडिशन और सब्स्टिट्यूशन, ये दोनों रिएक्शन अपने आप में मतलब उतना ज्यादा क्रिटिकल है नहीं। ठीक है,
ये दोनों चीजें समझी भी जा सकती है, बताई भी जा सकती है, बट जो टफ पार्ट है उसको पहले हम क्लियर करना चाह रहे हैं, दैट इज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन का मतलब पहले समझ लो। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। अब ईस्टर बनता कैसे है? ईस्टर बनता है दो चीजों से, ये बात थोड़ा सा समझो। ईस्टर बनता है दो चीजों से। आपके पास में दो चीजें होनी चाहिए, एक होना चाहिए अल्कोहल और एक होना चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आपके पास में अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो फिर आपसे इससे मिला करके जो बनेगा कंपाउंड वो बनेगा कीटोन और प्लस में बनेगा वाटर। इस प्रोसेस को कहते हैं, इस प्रोसेस में जो ये बन रहा है यहाँ कीटोन, जो नया कंपाउंड बन रहा है, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड ईस्टर। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड ईस्टर और इसका फॉर्मेशन हुआ ईस्टर का, तो इस रिएक्शन को कहते हैं, इस रिएक्शन को कहते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। बस इतना सा बात याद रखना। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन को समझना है तो थोड़ा सा जनरल टर्म में बता रहा हूँ। आर मतलब यहाँ पर है कार्बन, सिंपल बात, आर का मतलब ढेर सारे कार्बन ग्रुप, तो ROH प्लस R डबल OH और इसको जब हमने क्या किया यहाँ पर H2SO4, यहाँ पर कोई एसिड डाल देना, कोई भी एसिड डाल देना ताकि ये हाइड्रोलाइट बन सके, तो ये क्या होगा देखना, यहाँ से H और यहाँ से OH, ये दोनों बाहर निकल जाएंगे, तो यहाँ बनेगा CrOOR डैश, यहाँ R डैश, ठीक है। तो ये दोनों चीजें बनेंगी, तो ये जो बन रहा है ना, दिस इज कॉल्ड ईस्टर। मैं यही कहूंगा कि एक बात ध्यान रखना, ROR यानी ईस्टर का मतलब होता है यही ईस्टर आगे चल के आप यूज करते हो इसको सोप बनाने में, परफ्यूम्स बनाने में। जो आपको स्मेल आती है ना, जो स्मेल आती है परफ्यूम से, सोप से, डिटर्जेंट से, इन सब से जो स्मेल आती है वो स्मेल आती है ड्यू टू ईस्टर, ठीक है। तो मतलब इन जनरल मैं बोल रहा हूँ कि इस तरीके से भी याद रखो कि अगर मान लो कल को पूछ दिया कि ईस्टर होता क्या है, तो आप बता सकते हो कि ईस्टर का बेसिक मकसद होता है कि वो किसी चीज को मतलब क्या बोलते हैं, इन्फ्यूज करने के लिए, स्मेल इन्फ्यूज करने के लिए, तो उसके लिए हम लोग ईस्टर का यूज करते हैं। मतलब इसमें बाकी सारी चीजें और कोई भी ऐसा मतलब रिएक्शन या एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, दीज आर वेरी बेसिक रिएक्शंस, ठीक है। समटाइम्स वी यूज पैलेडियम, निकेल, ये सब चीजें। और इसमें जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग पार्ट था, जैसे एस्टरिफिकेशन हो गया, कंबशन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ये तीन पार्ट सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं, तो मैंने उसी को कंसीडर किया है। अगर आपको इन सब मतलब एडिशन या सब्स्टिट्यूशन समझने में किसी तरीके की दिक्कत हो, देन प्लीज लेट मी नो, ठीक है। तो